Hey guys, hello and a very warm welcome back to my channel. So आज का जो वीडियो होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रिवीजन सीरीज और ये रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से बिकॉज अब यहाँ पे आप लोगों का CHSL का एग्जाम आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली CGL जिसने भी मेंस क्लियर किया उनके एग्जाम भी है, ऑल्दो एक एग्जाम टुमारो भी है, बट उसके लिए अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको 2x पे करके एक बार देख सकते हैं जल्दी से, आपका रिविजन हो जाए। नहीं तो अदरवाइज जिनकी बात की शिफ्ट के लिए है वो तो ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपका कंसेप्ट स्टार्ट करवाने वाली हूँ आज का, हम कुछ बातें करेंगे आज आराम से, सब आराम से अपनी जल्दी से सब चीज़ें रिवाइज। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो जब मैं एवरेज स्पीड की बात करती हूँ तो 2 × x × y अपॉन में x + y इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर x एंड y आर स्पीड्स। ओके, स्पीड्स आप लोगों को दे भी देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आपको स्पीड निकालने को भी दे देंगे और ये भी बोल देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में दे देंगे डिस्टेंस दे दिया, स्पीड मान लो 120 दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 120 बटा, और जो भी आपको दो स्पीड दी हुई है, मान लीजिए एक दे रखे आपको 40, एक दे रखे आपको 60, तो जाएगा 40। अच्छा सॉरी, ये मैंने आपको जो ये जब डिस्टेंस सेम होगा तब अप्लाई होगा। और मान लीजिए आपको कोई एक डिस्टेंस गिवन है तो आप कैसे करेंगे उसमें, जैसे कि ये आपको हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन बाय स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे आप निकाल पाओ। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमेशा ट्वाइस हो जाता है बिकॉज वो अगर जा भी उसी रास्ते से रहा है और आ भी उसी रास्ते से रहा है तो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो अभी मैं क्या कराने वाली हूँ, ये मेरे को एक कंसेप्ट बताना था पहले। अभी मैं आप लोगों को जो स्टार्ट कराने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सबसे पहली चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री में हम लोग सारा वो डिस्कस कर लेंगे पार्ट जिसमें कि आप लोगों को जो चीज़ें थोड़ी समझने में होती हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ज्योमेट्री आपको स्टार्ट करा रही हूँ। ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं जो जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है हमारा ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स पे जो हम लोगों को चीज़ें देखनी है उस पर सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल से एक ऐसे लाइन जा रही है तो ये अपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला एंगल जो होगा ये सम एक्सटीरियर एंगल इज वुड बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे एंगल 1 एंगल 2 है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, तो एंगल बी आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, मान लो आपकी एक लाइन जा रही है, ऐसे दो है, यहाँ पे एक ही साइड पे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, या फिर आपकी एक लाइन जा रही है ऐसे, अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे बना लो अपोजिट बन रहा है θ1 θ2। ठीक है, θ1 θ2 तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल भी बता दिया आपको मैंने। अब आपका एक चीज़ जो पूछ लेते हैं वो पूछ लेते हैं आपसे पॉसिबल ट्रायंगल्स कितने होंगे। ठीक है, तो पॉसिबल ट्रायंगल्स को आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर मान लो आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी साइड है ए बी और सी। ठीक है, तो एक साइड स्मॉल होगी, एक साइड सबसे ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, तो जो भी हाइपोटेनस होगा वो उस साइड हमेशा लार्ज होगी। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा सी से, ऐसे ही b प्लस सी होगा ग्रेटर देन ए से, और a प्लस सी होगा ग्रेटर देन बी से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आपसे फॉर्मेट मतलब ऐसे ही पूछ ले सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बताया था आपको। अच्छा, पॉसिबल ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं, मान लो मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, उसकी एक साइड ले लेती हूँ 10, एक साइड ले लेती हूँ 19, एक साइड को ए मान लेती हूँ, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसकी रेंज निकालूंगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए हम लोग दो साइड्स लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को ऐड माइनस करूंगी तो 9 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा 29, है ना। तो यानी कि जो मेरी रेंज होगी ए की वो इन दोनों के बीच में लाया करेगी, सबसे पहली बात। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 28, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है इसकी कितनी 10, है ना।
ठीक है। तो ये आप चीज़ों आपको ये चीज़ें पता लगी। अब आपको क्या करना होगा, एक तो छोटी साइड जो होती है इसको हम n मान लेते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2n माइनस वन। तो 2n माइनस वन में क्या होगा, twice of 9 minus 1, so that is going to be 18 minus 1, that is equal to 17 है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है वो है 70। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज आई एम सो सॉरी, स्मॉलेस्ट साइड ये है ना n, तो 2n माइनस वन यानी कि 10 इंटू टू माइनस वन, दैट इज 19। तो 19 ट्रायंगल्स जो है वो पॉसिबल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़ें आपको समझने वाली होती हैं, ये सब बता दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, अब ट्रायंगल से एक बार मेंसुरेशन के फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं इसी में ही, बिकॉज हम ट्रायंगल्स पढ़ ही रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूलाज बता रही हूँ। देखो जब भी ट्रायंगल होता है, अगर मैं 2D की बात करती हूँ तो 2D में जो ट्रायंगल्स होता है या तो हमारा स्केलिन होगा। ठीक है, स्केलिन, सॉरी ये इक्विलेटरल है, सारी साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या स्केलिन होगा। ठीक है, तो अगर आपका स्केलिन है तो स्केलिन में तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइड है ए बी और सी, तो जो पेरीमीटर हो जाते हैं हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी सिंपली, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो हम हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता ही है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं देखते इसको। ठीक है, एक होता है आपका बोला सब अलग अलग साइड में। ठीक है, तो एक स्केलियन ट्रायंगल होगा, तो स्केलियन ट्रायंगल में क्या होगा, सॉरी इक्विलेटरल लिख दिया, इसको इक्विलेटरल मान लो और इसको स्केलियन मान लो, put it as स्केलिंग मान लो बिकॉज ये सारी साइड अलग है। अब है इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल में क्या होगा, इक्विलेटरल में आपकी जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ए मान लेते हैं तीनों को, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा क्या इसका हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ ले कि डायगोनल क्या, मान लो कुछ भी आपको दे दे कहीं, ठीक है, या आपको हाइट पूछ ले, हाइट, तो हाइट आप कैसे बताओगे, √3/2 इंटू ए करके आप हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये तो हो गया था ट्रायंगल का। उसके बाद होता है आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का होता है आपका बेसिकली एल इंटू बी होता है। ठीक है, आपका क्या होता है एरिया। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, तो हो जाता है 2a प्लस बी, आपका हो जाता है क्या पेरीमीटर। ठीक है, और सिमिलरली स्क्वायर की हम बात करते हैं तो एरिया हो जाता है इसका, सारी साइड अगर ए है तो ये जाएगा ई स्क्वायर, और अगर पेरीमीटर आप लोगों को इसका निकालना हो तो ये 4 बार ए आ रहा है तो 4 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद अब सर्कल में अगर देखते हैं, और एक होता है सेमी सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफ्रेंस से पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, और इसमें सेमी सर्कल का क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे ये दो भी ऐड हो जाते हैं, ये सेंटर है अगर, ठीक है, तो ये आर है ये भी आर है, राइट। तो इसमें जो होता है एरिया, एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 सिंपली, और जब आपको पेरीमीटर हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसमें आर और आर भी ऐड कर होता है। ठीक है, 2 पाई आर में 2 आर आप ऐड कर दोगे तो 2 कॉमन ले लोगे, 2 हटा दो, और, क्या कॉमन लोगे, आर ले लोगे, 2 आर ले लोगे, 2 आर ले लोगे, या 2 प्लस पाई ऐसे लिख सकते हो, आर 2 प्लस पाई। ठीक है, तो निकल आएगा। अच्छा, ये हमारी हो गई थी बात 2D की, पर धीरे से 3D की भी बात कर लेते हैं तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। 3D में जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो सबसे पहले हो गया आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर की अगर एक हाइट है और एक रेडियस है, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इसका जो आपका वो रहेगा, क्या कहते हैं, इसकी वॉल्यूम जो रहती है वो होती है पाई आर स्क्वायर में एच ऐड कर दोगे। ठीक है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और 2 पाई आर एच हो जाएगा, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, और अब आपका ये था सिलेंडर, अब है कोन। ठीक है, तो कोन में क्या होता है, कोन में बस इसका 1/3 कर देते हैं, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर है।
L इज द स्लांट हाइट और इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है पाई आर प्लस एल, ठीक है। और H अगर आपको दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको, आर स्क्वायर प्लस सॉरी, अगर आपको L निकालना और H दिया हुआ है तो H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके आप लोग रूट में उसका निकाल सकते हो L, ठीक है, स्लांट है। उसके बाद है आपका कोन हो गया, फिर आपको हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, तो क्यूबॉइड अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो आपको वॉल्यूम रहता है वो रहता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होता है तो हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है तो हो जाता है 2H L प्लस B, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको क्यूब बोल रहे तो क्यूब का कैसे निकालेंगे, तो क्यूब आपको किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर का 3D वर्जन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए से हो जाएगा ए का क्यूब, ठीक है। और ये तीनों साइड जीरो हो जाती है ना इसकी। और आपका जो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है होता है 6A² और कर्व सरफेस एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है 4A²। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो और अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो मेरी दूसरे वीडियोस का चेकआउट करो, इसको मैं देखने बहुत रिवीजन सीरीज है, बहुत फास्ट करा रही हूँ। बेसिक कंसेप्ट मैंने कुछ ना तो आप लोगों को ये शायद समझ आएगा, लेकिन जिनका ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है चीज़ें उनके लिए है बेसिकली। तो आप प्लीज़ इस वाली वीडियो को छोड़ के मेरी और वीडियोज़ है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ समझा रखा है, उन वीडियोज़ को चेकआउट करना, ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है। क्यूब हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर रह गया हमारा, है ना। तो स्फीयर अगर देखें तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हम सबको पता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया तो सेम होता है, क्यों क्योंकि सर्कुलर फिगर है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4πr स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लो इसकी बजाय एक हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाता है, वॉल्यूम का इसका 2 कर दोगे, इसको इंटू 2 कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। और इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया होता है 3πr स्क्वायर, ठीक है। ये सब आई होप आप लोगों को इतना जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्मॉल फिगर्स। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक चीज को मेल्ट करके, बड़ी चीज को मेल्ट करके कुछ छोटी बहुत सारी चीजें बनाई है तो उसका नंबर निकालो, तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग फिगर, जो भी बड़ी वाली चीज थी जिसको मेल्ट किया है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल फिगर। अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका डायरेक्ट इससे आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेरे हो गए थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेंसुरेशन के, हाथ लगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैक टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्रायंगल्स देख रहे थे, तो अगर मान लो इस टाइप का ट्रायंगल है तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, लार्जेस्ट साइड। तो अगर मैं इस साइड को सी मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ, लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होगा दैट इज गोइंग टू बी हायर देन सी, सॉरी सी क्यूब इज गोइंग टू बी हायर बिकॉज ये जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो, हमेशा जो भी लॉन्गेस्ट साइड आएगी उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज कंसिडर करना, ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है आपका इसका एंगल बाइसेक्टर का। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करती हूँ तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बेसिकली मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। एंगल बाइसेक्टर से बहुत क्वेश्चन है, मैंने मॉक में भी देखे थे। ये इक्वल इक्वल एंगल्स पे डिवाइड करता है, अगर कोई भी एक एंगल को इक्वल एंगल्स पे डिवाइड करता है तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरम होती है, जैसे इसको मैं डी मान लेती हूँ, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, इसको मैं 2 से डिनोट करती हूँ, तो ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, जो ए बी होगा ना आपका वो आपका इक्वल होगा बी डी के, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी डी और ये वाली साइड होगी इसकी इक्वल किसके, डी सी के, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बी डी जो है ये वाली जो साइड है ये ए बी की इक्वल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखे थे अभी मॉक में, ठीक है। तो आप ये वाला भी याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपके पास जो आप लोगों को देखनी है, प्रूफ की तो ज़रूरत है नहीं आपको।
मैं आपको सिर्फ वो वाली चीज़ें बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं। हाँ, एक ये वाला इम्पोर्टेंट है। एक मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, इससे कुछ ऐसे ऐसे मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये एक्सटेंशन है इनके लाइंस के, और इस एक्सटेंशन से ऐसे एक और ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। तो आप ये वाला एंगल अगर देखोगे तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया। तो इनसे क्या होएगा, ये देखो, ये अगर मेरा ए बी और सी ट्रायंगल था, तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, इसके अपोजिट वाला कौन सा है, बी, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल बी, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ऐसे ही हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस हाफ, ये आपको याद कर लेनी है, एवरेज रिवाइज कर लेना। 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट वाला जो भी एंगल होगा, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया अगर आप ध्यान से देखोगे। तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसके 90 माइनस हाफ होगा, ठीक है। एक चीज है आपकी, अच्छा चलो इसको छोड़ो, अभी पहले मीडियन स्टार्ट कर देता है। मीडियन, अगर मैं मीडियन का कंसेप्ट देखती हूँ ना, तो जो मीडियन का कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें से जा रहा है, ये इक्वल उसको अगर डिवाइड कर दे किसी भी साइड को, तो मीडियन होता है, जो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो मीडियन होगा, ठीक है। अब मान लो ये साइड है सी, ये साइड है बी, तो ये जो डिवीजन होगा एरिया का वो भी सी रेशो बी में होगा, यानी कि जो भी साइड्स होती हैं उनका जो रेशो होता है वही आपका क्या कहते हैं, डिवीजन रेशो होता है, ठीक है, एक तरीके से जिस तरीके से वो डिवाइड होंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इस चीज को अच्छे से भी समझाती हूँ। एक है आपका कि अगर मान लो एक ऐसा केस है जिसमें एक ट्रायंगल है और ये मीडियन है, ठीक है, तो मान लो ये इस वाले पार्ट का एरिया है 2, इस वाले पार्ट का एरिया है 3, तो ये मीडियन भी इसको 2:3 की फॉर्म में ही डिवाइड करेगा, मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मल है अगर ग्रेविटी सेंटर दिया होता है, अगर ग्रेविटी सेंटर आप लोगों को गिवन होगा क्वेश्चन में कि ग्रेविटी सेंटर पे काट रहा है, यानी कि हर एक साइड का एक मीडियन है, एक सेंट्रल मीडियन है, ठीक है, जैसे इस वाले का ये और इस वाले का ये, तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करेंगे मीडियंस उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रेविटी सेंटर पे अगर काट रहा है तो जो मीडियन का कटिंग का रेशो होगा वो हमेशा 2:1 होगा, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी ग्रेविटी सेंटर पे काट रहा है तो ये हमेशा 2:1 की फॉर्म में, ऐसे ये भी 2:1, ऐसे ही ये भी 2:1, ऐसे ही डिवाइड होगा, ठीक है। एक चीज और actually पूछ लेता है एग्जाम में, वो ये पूछ लेता है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, और ऐसे ही कट कर रहा है मीडियन, ठीक है, तो जो आपका इसको एक नाम भी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3AB का स्क्वायर, जो ये वाली बड़ी वाली साइड है, प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे मैं लिखूं तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसको इक्वलेट करने के लिए इसके 4 लग रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, कौन सी, इस वाले पॉइंट को मैं कुछ भी मान लेती हूँ, चलो अच्छा लिखते हैं 4AD का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाली साइड जो होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है वो लार्जर होता है, सॉरी कुछ हो गया था, ग्लिच आ गया था, तो ये वाली साइड जो होती है लॉन्गर होती है, ठीक है, ये वाली बात आई समझ में। चलो और देखते हैं अब आगे हमें क्या क्या चीजें देखनी है, स्पेशल से इसे कभी मत करो, टाइम नहीं है हमारे पास।
एक आपको गोल्डन रेशो वाला करा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले मेरे पास ऑल्टीट्यूड, पहले ऑल्टीट्यूड देख लेते हैं। ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड जो होगा, ऑल्टीट्यूड जो होगा, ऑल्टीट्यूड बेसिकली होगा क्या, ऑल्टीट्यूड होता क्या है कि जब भी हमेशा कोई भी अगर 90 डिग्री पे काट रहा है, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल पे ये यहाँ पे 90 डिग्री पे काट रहा है, 90 डिग्री पे, तो ये जो 90 डिग्री पे काटता है ये हमेशा ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, मान लो ऐसे ये दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड्स है, तो मैं 90 डिग्री बना देती हूँ। अरे यार क्या हो रहा है आज, पेन मैंने पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है पेन। हाँ, ठीक है, ए बी और सी ये है मेरे पास। अगर तो ये वाला जो एंगल होगा ना और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों ही 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। इसको हम बेसिकली बोलते हैं आइसो ऑर्थो सेंटर, आइसो ऑर्थो सेंटर, ठीक है, आइसो ऑर्थो सेंटर। तो ये जिस पॉइंट पे होता है, तो ये इस वाले एंगल का, अगर आपको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड्स है, ठीक है, तो उस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का ये जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे हमने पहले पढ़ा था कि अगर ये एक्सटेंडेड एंगल्स है और कोऑर्डिनेटर बना रहा है, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट वाले का 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ जो भी अपोजिट एंगल है वो हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था किसमें, ये हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर में। उसके बाद हमने ऑल्टीट्यूड में पढ़ा है कि जब भी ये अपोजिट वाला एंगल होगा वो सेंटर वाले एंगल के, ठीक है, सेंटर वाले एंगल का 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस करके वो आ जाएगा, ठीक है। ये आगे बात समझ में। और अगर इसका हाफ हो जाता, मान लो एक यहाँ से निकल आता, ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल आधा पूछ लेते तो हो जाता 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। एक चीज और है, अगर मान लो एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, और इससे ऐसे निकल रहा है एफ ई डी, तो ये अगर थीटा है तो मैंने बता दिया हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो हम लोगों को पता ही है ना, इसी तरीके से 180 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी बात मैं कह रही थी, ये एंगल मान लो इसको ए है, ए ओ ई जो ट्रायंगल है आपका ए ओ ई, अगर मैं उसको सिमिलर कर दूं ट्रायंगल बी ओ डी से, यानी कि बी ओ डी ये वाले से अपोजिट वाले, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ अगर कर दूंगी, ये भी 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारे पास एक चीज निकल के आएगी कि ए ओ इंटू डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ ई, ठीक है, ये वाली चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में सिमिलर प्रूफ कर दोगे, ऐसे ही सी ओ इंटू ओ भी हो जाएगा, यही लिख लो सी ओ इंटू ओ, ठीक है। तो ये आप सिमिलर प्रूफ करके चीज निकाल सकते हो, बी ओ इंटू ओ इज इक्वल टू सी इंटू ओ, सिमिलर प्रूफ करके आप क्वेश्चन में निकाल सकते हो, ठीक है। एक थ्योरम है कि अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक सेंटर है इसका जहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, और ये ऐसे बीच से ऑल्टीट्यूड ऐसे काट रहा है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ डी, ठीक है। मान लो ये साइड मेरी 6, ये साइड मुझे दे रखी है 3, और ये वाली साइड निकालने को बोल दिया है, तो आप कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस, देखो इसकी जो अपोजिट है ये है, ठीक है, सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मान लो 12 दे रखे, ए सी का स्क्वायर प्लस ये प्लस व्हाट इज दिस, क्या लिखा था मैंने, पी, हाँ, प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो ये चीज हो गई आपकी एक अपोजिट वाली, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस वाले थ्योरम से। ये सब हो गया क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन में 2 ऑल्टीट्यूड्स गिवन है,
एंड आपसे थर्ड पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? H1 इंटू एच टू अपॉन में H1 प्लस H2 is greater than the H3. H3 is the altitude here, और H1 ये रेंज निकल आएगी H1 माइनस नहीं H1 इंटू H2 अपॉन में H1 माइनस H2, इससे आपकी एक रेंज निकलेगी, ठीक है। और अगर आपको इन रेडियस का कंसेप्ट दिया हुआ है तो रेडियस अगर 1/r कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो आप 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 इससे निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट किसके? एल्टीट्यूड के, ठीक है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंसी। आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा आइडिया हो गई, ठीक है। अभी आपको गोल्डन रेशियो कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन रेशियो, ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंसी की कंसेप्ट में है, तो देखो गोल्डन रेशियो होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में से ऐसे मान लो एक एल्टीट्यूड जा रहा है बी, डी मान लेते हैं इसको, इसको ए बी और ये सी हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके अपोजिट वाला हाफ वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये वाला आपका ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, तो आपको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली मैं चीजें बता देती हूँ यहाँ पे कि कैसे होगा। मान लो आपसे कोई पूछता है कि मेरे को ये बता दो कि बी डी का स्क्वायर क्या होगा, तो जो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा ए डी इंटू ए इंटू सॉरी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। बी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका इंटू इसका, नॉट स्क्वायर ओनली सिंगल सिंगल इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी इंटू सी डी, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट गोल्डन रेशियो हो गई। सेकंड गोल्डन रेशियो जो होती है आपकी, वो होती है अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर क्या है, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा जो भी इसके अपोजिट वाली साइड है, यानी कि सॉरी इसके अपोजिट वाली नहीं, इसके साथ वाली साइड ए डी हो जाएगा, ए डी इंटू जो भी हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है, ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। ऐसे कोई अगर पूछ ले कि बी सी का स्क्वायर क्या होगा, तो उसके साथ वाली साइड क्या है? डी सी इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, ठीक है। तो सेकंड चीज हो गई, ये आपकी थर्ड चीज हो गई। अगर कोई पूछ ले कि सी डी क्या है, तो सी डी क्या है? सी डी क्या है? इसके साथ वाली साइड बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ठीक है। और ऐसे ही कोई पूछ ले कि बी डी क्या है, तो सिर्फ बी डी, जैसे ये बी डी स्क्वायर था, अगर कोई सिर्फ बी डी पूछ रहे तो बी डी किस पे बन रहा है? ए बी पे बन रहा है, ए बी नहीं रुको, इस पे ऐसे करो, इस पे कर दो आप ए बी इंटू ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। तो हो गया चौथा, और ये हो गया आपका पांचवा। तो पांच बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या बातें हैं? देखो पहली बात ये थी कि जब भी बी डी का स्क्वायर पूछ ले तो बी डी इज इक्वल टू, यानी कि अगर मेरे से ये वाली साइड पूछ ले, इसका स्क्वायर पूछ ले, तो ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड हो जाएगा। जब इसका सिंगल पूछ ले, सिर्फ बी डी पूछ ले, तो क्या हो जाएगा? ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे एक साइड बोले सी डी, तो उसके साथ वाली साइड ए बी इंटू ए बी सॉरी ए, कोई सी डी पूछ ले तो उसके साथ वाली साइड क्या है आपकी? बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ठीक है। ऐसे कोई अगर ए डी पूछ ले तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ठीक है। और अगर कोई बी सी का स्क्वायर पूछ ले, इसका स्क्वायर पूछ ले, तो इसका स्क्वायर पूछ ले तो क्या करोगे? इसके साथ वाली साइड को जैसे डी सी, ठीक है, इंटू में उसके जो हाइपोटेन्यूज है डी सी इंटू में ए सी, ठीक है। एक बार दोबारा यहाँ पे लिखते देखो, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले कि बी डी का स्क्वायर क्या है, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि सिर्फ बी डी क्या है, तो सिर्फ बी डी क्या हो जाएगा मेरा? ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। दो चीजें हो गई।
तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है कि अगर मेरे से कोई एक साइड पूछ ले, जैसे कि ए डी पूछ ले, ए डी क्या है, ठीक है, ए डी क्या है, तो ए डी के साथ वाली साइड क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी उसका स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मेरे से सी डी पूछ ले तो सी डी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, ठीक है। तो कितनी बातें हो गई, 4 बातें होंगी, एक बात रह गई हमारी पांचवी, क्या रह गया हमारा, एक साइड का स्क्वायर को पूछ ले, मान लो कोई सी बी पूछ ले या बी सी पूछ ले, तो बी सी क्या होगा, बी सी क्या होगा मेरे पास, अगर एक साइड का स्क्वायर पूछ ले, ए बी का स्क्वायर पूछ ले, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, ये जाएगा ए डी इंटू में ए सी, ठीक है। तो ये मेरे हो गए सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी, जब भी हम इस साइड का स्क्वायर पूछ रहे हैं तो ये वाली छोटी वाली साइड मल्टीप्लीकेशन में आ रही है, लेकिन जब भी हम इनको पूछ रहे हैं तो बड़ी वाली साइड हम लोग स्क्वायर में ले रहे हैं, क्योंकि हम इनको थोड़ा सा लार्जर मान के चलते हैं। ये एक ट्रिक है बस आप लोगों को याद रखने के लिए, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी याद रख पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। वो 5 गोल्डन फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो एक एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और मेरे पास एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, तो वो पूछ लेगा कि ये हाइट कितनी है, ठीक है। मान लो बी की वैल्यू 6 दे रखी है और ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, आपसे हाइट मांग लेगा, तो हाइट हो जाएगा आपका ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, तो डायरेक्ट पूछ लो, इसको डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपको बेसिकली जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि अगर मान लो एक मेरे पास ऐसे लाइन जा रही है, दो काट रही है, दो पैरेलल लाइन्स है, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, 1 2 3 4, ऐसे ही ये है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एंगल 1 जो हो जाएगा ये जो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5, देखते रहना आप लोग, ठीक है। एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, और एंगल 4 हो जाएगा एंगल 8 के इक्वल, और एंगल क्या बचा 3 हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। ये एंगल्स ऑन द सेम साइड होगा, इंटीरियर एंगल्स जाएगा एंगल 3 6, ठीक है। एंगल 3 प्लस इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये हो गई आपकी इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है नॉर्मली, अगर मान लो ऐसे एक दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ऐसे काट रही है, दो पैरेलल लाइंस है और इसको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस काट रही है। अगर ये वाला एक और वाला, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जो बी हो जाएगा वो एक्स के इक्वल हो जाएगा, बी इंटू एक्स करोगे प्लस ए इंटू वाई करोगे, ठीक है, अपॉन में ए प्लस बी करोगे, तो ये एक फॉर्मूला है किसका, आपका। अगर आपको ये सेंटर वाली लाइन निकालनी है, इसको अगर मैं आर एस दे दूँ तो आर एस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से जो डिस्कशन करने वाली हूँ, गिव मी अ सेकंड। अब हम ज्योमेट्री को यहाँ रोक के अब मैं आप लोगों को जो स्टार्ट कराने वाली हूँ वो है नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया है इतना, तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आप लोगों को सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अच्छे से कवर
नहीं कराए हैं उनको लेने वाली हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ तक सेशन जाता है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग अच्छे से सब चीज़ों को अच्छे से समझ के और कर सकें, ठीक है। तो अगर मैं नंबर सिस्टम्स की बात करती हूँ तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला है, कोई ऐसा रूट आपको मिल जाए जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप कैसे निकालोगे? इसका 5 का रूट देखो, इसका 5 का रूट आता है 25, 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो 5 में एक ऐड करोगे, 5 के स्क्वायर रूट में एक ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा हमारे पास? 26 आ जाएगा, राइट। तो 5 को ऐसे लिख लो, इस वाले में इसको आप डबल कर दोगे, इसको डबल कर दोगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। जो भी डबल होगा इसका उसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो 1 इसको 0.1 से कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.1 आपका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन से समझाती हूँ थोड़ा सा जो अलग हो, जैसे कि मान लो √16 आ गया, ठीक है। तो √16 आप लोगों को पता है कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके पास का स्क्वायर है, सॉरी √16 नहीं 17, 16 का, ठीक है 17। तो आपको ही पता है कि 4 में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगी, 4 के स्क्वायर रूट में 1 ऐड कर दूंगी तो मेरे को √17 मिल जाएगा, ठीक है। 4 का इंटू 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, इसको 8 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 4 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको 0.1, तो आंसर आ जाएगा आपका 4.1। ये है आपका 4.1 का रूट, ठीक है। अगर मेरे को √37 मिल गया तो ये जाएगा 6 + 1, 6 का डबल कर दोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे 12, तो आपको मिल जाएगा 6 प्लस ये करोगे तो आपको लगेगा 0.08, तो जाएगा 6.08 इसका रूट, ठीक है। अगर मान लो आपको बोल दिया 0.5 का, ठीक है, तो 0.5 का कैसे? पहले तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 5/10। अगर आप इसको करोगे एक एक जीरो भी लगा दो मान लो तो 50, √50 हमें नहीं पता है लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 10 होगी, ठीक है। तो √50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 + 1 लिख सकते हैं, 7 7 = 49 होता है, +1 कर देंगे, 7 × 2 = 14, तो 7 + 1/14 कर दो तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 0.7, दैट मीन्स इसमें आप क्या ऐड करोगे? 7 + 0.7 तो जाएगा 7.7 इसका आंसर, ठीक है। क्या जाएगा? अच्छा सॉरी, ये नॉट आंसर, यहाँ पे आप डालोगे 7.7/10, तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा तो 07.7 हो जाएगा, सॉरी नॉट पॉइंट 707 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? फिर कैसे हम लोग इसका रूट निकाल देते हैं। अब दूसरी बात जो हमें देखनी है वो होता है फ्रैक्शन। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लो आपको एक फ्रैक्शन इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, +1 में 5.9, +1 में 9.11, +1 में 11.13, +1 में 13.15 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसका डिफरेंस देखते हैं, वो डिफरेंस दोनों का 2 2 का है, तो ये एक हमें पता लग रहा है कि इन सबका डिफरेंस जो है वो 2 का है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस अगर सेम होगा तो आप क्या करेंगे? 1 में डिफरेंस, ठीक है, इंटू में 1 में फर्स्ट इज 3 -1 में लास्ट इज 15, ठीक है। तो 1 में मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है? 1 में डिफरेंस इंटू में 1 में फर्स्ट टर्म इंटू में नॉट इंटू में -1 में लास्ट टर्म, ठीक है। बस यहाँ पे लगा दो, इसको आंसर निकाल दो, आंसर आएगा आपका 2/15, ठीक है। ये कब होगा? जब आपका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। अगर आप लोगों का डिफरेंस जो है वो अलग है, ठीक है, अगर डिफरेंस अलग है तो कैसे करोगे? देखो एक चीज और है, अगर ये सेम है तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टर्म्स है ना यहाँ पे। तो आप क्या कर दो, 6 टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है अपॉन में 3 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट ये कर दो, तो इससे भी आपका यही आंसर आएगा सेम, 2/15। इसको करके देखोगे तो 2/15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये भी मैंने आप लोग को बता दी, लोग बताते नहीं है, ठीक है। क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो और फर्स्ट और लास्ट को कर दो, ठीक है। टाइप 2 हो गया, इसको अभी हम बाद में देखते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को एक टाइप बताती हूँ, आपको, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले 1/2 + 1/6 + 1/12 ये पूछ ले, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कैसे बताओगे? देखो इसमें क्या करोगे, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये है आपका 1 × 2, ये है आपका 2 × 3, ये है आपका 3 × 4,
ठीक है, ये है 4 × 5, ये है 5 × 6, ठीक है, यही है, ठीक है। ऐसे आगे आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पता है, यानी कि इसका फर्स्ट पता है और इसका लास्ट पता है किस में टूट रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, तो 5 अपॉन में फर्स्ट क्या है 1 × में 6, तो हो जाएगा 5/6 इसका आंसर, ठीक है। तो वही वाली ट्रिक आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बस फर्स्ट और लास्ट पता होगा तो यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप है, अगर ऐसे दिया है 1.2 0.3 0.4 प्लस 1 अपॉन में 2.3.4, सॉरी 1 अपॉन में 1.2.3 प्लस 1 अपॉन में 2.3.4 प्लस 1 अपॉन में 3.4.5 ऐसे दे रखा है मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, पहला नंबर और आखिरी नंबर मेरे को पता है, ठीक है। इस वाले में हम क्या करते हैं, इस वाले में हम क्लॉक ट्रिक यूज करते हैं। क्लॉक ट्रिक क्या है, क्लॉक ट्रिक ये है कि लास्ट वाले डिजिट ले लो, लास्ट वाले डिजिट का जो भी फर्स्ट है 3, बस क्लॉकवाइज चलाओ, 4 5 6 ऐसे चला दो, ठीक है। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और फिर इस पूरे को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि जो भी आएगा इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। निकाल लो ऐसे जो भी है, तो 3 3 से 9, 9 से 45, 45 × 2 जो भी आएगा आपका वो निकाल के यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपका बेसिकली 9/90 आ जाएगा, तो 1/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, क्लॉकवाइज किया है इसको, लास्ट वाला डिजिट को देखो 3 × 4 × 5 × 6 ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और पूरे को आपको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू √143 प्लस 2, ठीक है, √143 प्लस 2, √143 प्लस 2, √143 प्लस 2, टरारारा व्हाट, ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे, देखो इसको पकड़ो, इसको कुछ ऐसे डिजिट पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो जो कि जिसके बीच का गैप 2 हो, यानी कि मतलब मैं इसको अगर 11 × 13 करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, इनके बीच का गैप 2 है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो अगर आपसे प्लस में सीरीज है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अगर माइनस में सीरीज होती तो ये वाला आंसर हो जाता, ठीक है। बात आ गई क्लियरली। अगर ऐसे दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3, पूरा रूट वैसे से जा रहा है प्लस √3 ऐसे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ये अगर इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसके आगे 1 है बेसिकली, तो अगर आप वही करना, यार 3 मत लो, इसको आप 12 ले लो, नहीं 12 भी मत लो, हाँ 12 ले लो। और यहाँ पे देखोगे एक का गैप है, तो ये हो जाएगा 3 × 4, है ना, तो 3 × 4 हो जाएगा, अगेन आपका जो भी छोटा वाला है बड़ा वाला है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी मल्टीप्लीकेशन में रूट दे रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन से √13 × √13 ऐसे ऐसे चल रहा होगा, √13 × √13 ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन में इसका आंसर 13 ही आ जाएगा, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो, ठीक है, 13 ही आ जाएगा। अगर मान लो इस केस में आपको कोई प्रिसाइज वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन ऑप्शंस में, मान लो ये नहीं, ये मोटी मोटी वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जिसका भी रूट है, ठीक है, उसमें उसका क्यूब कर दो और उसका क्यूब -1 कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है।
तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्यूब रूट में, मान लो क्यूब रूट का 2 दे रखा है, फिर दोबारा से क्यूब रूट का 2 दे रखा है, फिर दोबारा से क्यूब रूट का 2 दे रखा है, फिर दोबारा से क्यूब रूट का 2 दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो क्यूब में क्या करता है, 2 दे रखा है, ठीक है, इसमें कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3, नहीं 3 की पावर 4, ठीक है, ऐसे चलो पावर स्क्वायर करते जाओ। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है ना, तो 0 से स्टार्ट करो 4 तक लेके जाओ। ठीक है, 24, बस इसको करके पूरा सॉल्व करके और आप अपना आंसर, ठीक है, आंसर निकाल लो। मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म को देखो, 3 4, इन दोनों को ऐड करोगे 7, यहाँ पे 11, इनको एडिशन करते जाओ, उतनी बार करो जितनी बार ये चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है, 18 कर दो, ठीक है, 29 कर दो, ऐसे कर दो, तो जहां तक भी जा रहा है एडिशन कर दोगे उसका, इन दोनों को ऐड करेंगे 18, इन दोनों को ऐड करेंगे 29, उसके बाद जितनी भी जो लास्ट टर्म है 18/29, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बस। प्लस माइनस में कैसे भी सीरीज है उस हिसाब से चल लो, जैसे कि 1 + 1 + 1 - 1 - 1 अपॉन में 1, ठीक है, 1 - 1 अपॉन में 1 + 1/3, ऐसे कुछ भी सीरीज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1, क्या क्या लोगे, 3 ले लो ना, 1 ले लो, 3 ले लो, अब ये पहले वाला प्लस है तो प्लस कर लो, दूसरा वाला माइनस है तो 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, सॉरी पहले प्लस कर दोगे, अब 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को फिर प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा, ऐसे करके जो भी लास्ट वाला आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 4/9। बस जिस तरीके से सीरीज गिवन है उस तरीके से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर कोई भी रिकरिंग डिजिट्स का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो 0.3 पे बार लग रहा है, बार मीन्स रिकरेंट हो रही है, रियाकर हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, उतना उतने ही 9 आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे, यहाँ पे एक डिजिट है तो एक 9 लिख दोगे, ठीक है, और जो भी डिजिट है पॉइंट के बाद उसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3। अभी मैं एक और बताती हूँ, जैसे कि मान लो आपको दे रखा 0.3 और 32 पे बार है, तो कितने हैं, 99 है, ठीक है, और ऊपर क्या डिजिट है मेरे पास, 32 है बार के नीचे, तो 32/99 आंसर आपका। अगर मान लो पॉइंट 0.32 ऐसे होता और 2 पे बार होता बस, तो
बार के अंडर कितने हैं? एक तो पॉइंट के बाद, ऊपर तो पॉइंट के बाद वाले लिखते हैं लेकिन बार के अंदर एक ही है, तो एक ही 9 आएगा, ठीक है। और जो बिना बार के डिजिट है उसकी इक्विवेलेंट हम 0 नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और माइनस जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मेरे को दे रखा है पॉइंट 0.5 तो जो 3 है 3 पे बार है, यानी कि एक पे बार है, एक पे बार नहीं है तो उसका 0। ऊपर है मेरे पास डिजिट 53 और जिस पे बार नहीं है उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, ठीक है। ये है मेरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मान लो आपको ऐसे दे रखा है कि पॉइंट 327 और 27 बार है, तो ऊपर है 327, नीचे है 99 इंटू 0 इंटू में माइनस, नॉट इंटू में -3 हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो पॉइंट से पहले भी एक डिजिट है तो क्या करोगे, पहले अपना धर्म निभाओगे आप 9 लगाने का, ठीक है। टोटल डिजिट कितनी है और पॉइंट से पहले कितनी है जिस पे नहीं है बार, बस ऐसे वाला 3.35 है, ठीक है। और कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो मेरा 99 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऊपर है 335 माइनस पे कितने पे बार, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है उस पे, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है उस पे वो लगा देंगे, ठीक है। मतलब बिना उसके, बिना बार के कितनी डिजिट है, तो ये है। अगर है 2.35, इसमें अब एक भी बार है तो कैसे करोगे, कितने पे बार है, एक पे बार है, कितने पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, ठीक है। ऊपर है मेरे पास 235 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 जिस पे बार नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है पॉइंट टू टू टिल इन्फिनिटी, ऐसे बोलते तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास बेसिकली 0.2 बार, ठीक है। तो 0.2 बार कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, 9 लगाते थे नीचे, ठीक है, और ऊपर लिख देते थे 2, तो 2/9 हो जाएगा, ठीक है। बात वही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। वैसे आपको बार आपको ऐसे निकालना पड़ता है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास है 0.0037 और यहाँ पे मेरे पास 037 पे बार है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा नीचे, किसी पे बार नहीं है ऐसा नहीं है, ऊपर आ जाएगा 37, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 37, तो बस इसका अगर आपको मान लो क्यूब रूट निकालना है तो ये आप इसको, अगर इसको आप करोगे तो 1/27 पे चला जाएगा, बस इसका क्यूब रूट निकाल के 1/3 आंसर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। हो गया क्लियर। अगर 0.11 बार दिया हुआ है प्लस 0.22 बार दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 से, ठीक है। तो कैसे करोगे, 11/99, ठीक है, प्लस 22/99 इंटू में 3, ठीक है। बस एन में 3 से करके मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेना, ठीक है। बेसिक अप्रोच आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई है। अगर मान लो कोई बड़ा पॉइंट दे दे, जैसे कि 3.12 दे दे, ठीक है, प्लस 5.34 दे दे, प्लस 2.16 दे दे, अब बार का है, इस पे बार है, इस पे बार है, इस पे बार, तो क्या करते हैं इसको हम 312/90 माइनस में 3, यही होगा यहाँ पे, है ना, सॉरी 99, ऐसे ही 534/99 माइनस में 5 प्लस 216/99 माइनस में 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी बहुत होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो सब आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, इसको आगे बढ़ते हैं।
ये दिया है, तो पहले तो अगर मैं 1 + 0 करूँगी तो मेरे को 1 मिलेगा, और इन दोनों को अलग से ऐड कर लो, ये 0.55 आ जाएगा, तो 1.55 आ गया। अब कितने के बाद बार है, एक के बाद है दोनों डिजिट में, तो एक के बाद बार लगा दो, बस ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसे दे दे कि पॉइंट 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार, तो कैसे करोगे, देखो 63 0.8080, यही मतलब है इसका। इसको ऐड करोगे तो कुछ आपको 1.8181 ऐसे कुछ रिपीटिंग मिलेगा, तो 1.81 बार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इनको प्लस करके देख लो अगर आपको मैनुअल तरीके से करना है तो। ठीक है, अब ये एक कंसेप्ट आता है किसका, प्राइम नंबर्स का। वो पूछ लेता है कि प्राइम नंबर्स जो है वो कितने हैं एक उसमें, पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, मान लो आपसे पूछ लो 46 से 62 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 46 और 62 हम बेसिकली प्राइम में करते क्या है, हम लोग लिख लेते हैं 6 का टेबल। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे 6 का टेबल। ठीक है, 42 तक। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अभी हमें इतना ही चाहिए, ठीक है, तो हम इससे एक एक कम और एक ज़्यादा लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर दो 17। ठीक है, और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा आपका 41। ऐसे ही एक ज़्यादा 13, 19, 25, 31, 37 और 43। ठीक है, अब जो भी आपके 7 के मल्टीपल्स हैं और 5 के मल्टीपल्स हैं उनको काट दो। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक 5 का दिख रहा है, 5 का, बस 7 का तो कोई नहीं है ना। ठीक है, अब इसने पूछा मेरे से 46 से 62, तो 46 का है मेरा, सॉरी मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया, अभी मैं आपको ये बताती हूँ। 46 से 62 है, तो आप इसका मल्टीपल देख लो, 6 का कहाँ आता है, 48 पे आता है, तो 47 हो गया और 49 हो गया, है ना। ये हो गया 53, 54, 55। ठीक है, और ये हो गया 60, ये हो गया 59, ये हो गया 61। अब 4 और 5 से जो जो कट रहा कर दो, 7 7 49। ठीक है, और बीच वाले को छोड़ के कितने बचे, 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स हैं प्राइम, ये इसका आंसर है। बीच वाले को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर तरीका। अब एक क्वेश्चन है कि व्हेन एन इंटीजर n, एक इंटीजर है n, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ अगर 8 से। ठीक है, तो मेरे को जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो मेरे को 3 मिल रहा है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन 6 and -1। तो आप क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर यहाँ पे पुट कर देना। 6 × 3 - 1 करोगे तो आ जाएगा 17, है ना, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 8 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल एक तरीका इसको करने का, जो भी रिमाइंडर होता है उसको n मान लिया करो। इसके पीछे कंसेप्ट है वो भी हम नहीं डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम येट। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है। डिविजिबिलिटी रूल पे एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 15-20 मिनट की है, वो देख लो, जाके सारे रूल समझा रखे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझा रखे हैं। ठीक है, चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे सर्च करना डिविजिबिलिटी रूल्स, आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगी, उसमें से आप कोई भी वीडियो देख लो, दोनों में वही कंसेप्ट डिस्कस करा है मैंने, बस टाइम पीरियड अलग अलग है, बाकी कंसेप्ट एकदम सेम है। ठीक है, देखो 11 का पोटेटा ऐसे पूछ लेता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट 30a 68b वेयर a इज ग्रेटर देन b, ये आ जाए, इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो क्या करो, इनके जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के वैल्यू है उनको ऐड कर दो, यानी कि 3 + a, 3 + a + 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8 9 10 11, 11 + a आ गया यहाँ पे, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम ऑड प्लेसेस का, 6 6 a + 6 + 6 +
सॉरी 6 प्लस बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, 6 प्लस बी है ना, प्लस 0 है, तो इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 11 होनी चाहिए माइनस करके। ठीक है, तो 11 में क्या ऐड करोगे कि या तो इससे आप a माइनस बी निकाल लोगे तो आपको -5 मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक बार इज इक्वल टू 0 रखा था, इसको एक बार इज इक्वल टू 11 रखो, 3 प्लस ए प्लस 8 प्लस ए और माइनस में 11 प्लस ए इज इक्वल टू 11, ये रखो। इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो b की हाईएस्ट वैल्यू ये है, क्वेश्चन में जो भी पूछता है। ठीक है, a की वैल्यू से छोटी रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस कंपनी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं आपको, एक बार इनको गो थ्रू करना अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। एक मिक्सचर से एक क्वेश्चन आ जाता है, मिक्सचर से एक काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन है, तो उसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देती हूँ। मान लो इनिशियली 50 लीटर्स ऑफ मिल्क था। ठीक है, उसमें से 10 लीटर बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये प्रोसेस इन्होंने कितनी बार रिपीट किया, ट्वाइस रिपीट किया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एंड में आपका कितना केजी जो है वो बचेगा, कितना केजी रह जाएगा। ठीक है, इसमें तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो इनिशियल क्वांटिटी इंटू में इनिशियल क्वांटिटी माइनस कितना रिमूव हुआ या निकाला लेते, तो कितना निकाला अपॉन में कितनी कितना टोटल क्वांटिटी था और कितने बार प्रोसेस रिपीट हुआ, इसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी इनिशियल क्वांटिटी थी 50, इसमें से निकाला माइनस इन दोनों को 50 माइनस ये कर दूंगी तो 40 आ जाएगा, अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी थी 50 और इसको ट्वाइस बार किया मैंने। ठीक है, तो मैं इससे करूँगी तो मिल जाएगा, ये पूरे का ट्वाइस होता है, तो 50 इंटू 40/50 इंटू में 40/50, 40/50, तो 50 से 50 तो यहीं कट जाएगा। ठीक है, 160/5 कर दो इससे, तो 5 3 15, 5 2 10, तो 32 लीटर जो है वो रह गया है। ठीक है, ये एक इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी माइनस में रिमूव्ड कितना रिमूव किया है अपॉन में इनिशियल टोटल क्वांटिटी और कितनी बार रिपीट हुआ है उसको n लिख देता है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, और मेरे पास आपको क्या नई चीज़ें बतानी है, एलसीएम अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा, एलसीएम अच्छे से ये शुरू कर लेते हैं, एलसीएम अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो कोई भी अगर x बाय y की टर्म है तो ऊपर वाले को हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले को हम लोग एचसीएफ लेते हैं जब भी क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, और अगर एलसीएम निकालना है, तो अगर एचसीएफ निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाला हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक बात ये है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इज इक्वल टू h इंटू में a प्लस b, वेयर h इज द HCF। ठीक है, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू h इंटू में a प्लस b। जैसे अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि एलसीएम निकाल दो यहाँ पे 0.04 का, 0.16 का, 2.4 का, तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो 4/10 कर दोगे इसको, इस सॉरी 100, इसको कर दोगे आप लोग। अब एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा 16/100 और ये हो जाएगा 224/10, है ना, ये हो जाएगा। इसको फर्दर करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2/25, यहाँ से मिलेगा आपको 4/25 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 12/5 ये मिलेगा। तो इस समय हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, बटा नीचे का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फर्दर बोलेगा तो इसको आप 2.4 लिख सकते हैं ना। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन है कि मान लो द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1198। 1198 आपको दो को प्राइम नंबर का दे रखा है प्रोडक्ट, तो एलसीएम निकालो। तो मैंने एलसीएम का आपको एक फॉर्मूला बताया था, n1 इंटू एन टू इज इक्वल टू एच इंटू में a प्लस बी, यही बताया था। ठीक है, अच्छा तो को प्राइम क्या होता है बेसिकली, को प्राइम का एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ तो यहाँ पे 1 आएगा हमें पता है। ठीक है, और एचसीएफ अगर 1 है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है n1 इंटू एन टू इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वैल्यूज पुट करो, ये वैल्यूज पुट करो, ये तो 1 है ही। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो अगर n1 n2 भी निकालना होता है तो n1 इज इक्वल टू एच इंटू में a और h इंटू में b, ये भी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो भी निकाल सकते हो। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू 1198 दे रखी है, एलसीएम निकालना है तो इंटू 1 है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर वो बोलेगा मेरे को कि एलसीएम निकालो 4 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 3 का, तो और 3 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 9 इंटू 7 टू द पावर 5, इसका निकालो। ठीक है, इंटू क्या 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 11 टू द पावर 4, इसका निकालो एलसीएम। तो कैसे निकालोगे, जो भी वैल्यूज हैं, देखो इसमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट को देखो जरा, टेक ऑल द बेसिस, और जो भी हाईएस्ट पावर वाला है ऑल द बेसिस 2 की पावर 10 ले ली। 3 इसमें भी है नहीं है, 3 का हाईएस्ट बेस यही है। 3 का पावर हाईएस्ट बेस 3 का पावर 8 है। ठीक है, इंटू 5 की पावर 9 है हाईएस्ट, और 7 की पावर है 5 और 11 की पावर है 4, तो ये मेरा आंसर होगा। बस हाईएस्ट लेते हैं उसमें। ठीक है, 3 नंबर्स है, रेशो है 1:2:3 में। एचसीएफ आपको इसमें 12 दे रखा है, तो नंबर्स निकालना है। तो नंबर्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, n1 इज इक्वल टू ए इंटू सॉरी एच इंटू ए। ऐसे ही n2 नंबर 2 नंबर 3 है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो हो जाएगा h इंटू बी, ये हो जाएगा h इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एच सी का 12 इंटू 1, ये हो जाएगा 12 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 इंटू 3। ठीक है, तो हो जाएगा 12 रेशो 24 रेशो 36। ये नंबर्स का रेशो पूछा था क्वेश्चन में, तो रेशो निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक पी की वैल्यू दी है 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, और ये पूछे कि एच सी एफ क्या है, तो एच सी एफ में हम क्या करते हैं, मिनिमम रिपीटिंग बेसिस मिनिमम लेते हैं। मिनिमम रिपीटिंग बेसिस जैसे कि इनकी मिनिमम मिनिमम कौन से बेस है, 2 है। ठीक है, अच्छा पी एक क्यों नहीं लिखा मैंने यार यहाँ पे, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ये ले लो। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मैं 3 की पावर 1 वाला बेस ले लेती हूँ, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं 2 की पावर 3 वाला बेस ले लेती हूँ। ठीक है, तो जो भी रिपीटिंग बेसिस होते हैं सिर्फ उन्हीं की लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिपीटिंग बेसिस यही थे मेरे पास, तो 8 3 24। ठीक है, जब भी आपको 2 को प्राइम नंबर दे दिया तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और अगर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दे दिया, इवन नंबर, तो एचसीएफ 2 होता है। जैसे कि आप 2 और 4 ले लो, ठीक है, तो इसके बीच का एचसीएफ 2 ही रहेगा, तो बस इसी चीज से आप निकाल सकते हो। ठीक है,
दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ जो है वो है 16 और 160 रिस्पेक्टिवली। टू फाइंड फर्स्ट नंबर इज 32। 32 नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से दिया है कि एच सी एफ और एलसीएम आपको दे रखा है 7 और 140। ठीक है, और एक नंबर की रेंज दे रखी है, रेंज में नंबर दे रखा है कि नंबर जो है वो 20 से 45 के बीच में लाई कर सकते हैं। तो सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स तो कैसे निकालोगे? नंबर 1 निकालोगे तो a इंटू एच आ जाएगा, नंबर 2 निकालोगे तो b इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, तो a इंटू एच करोगे तो 7 इंटू 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 इंटू 5। ठीक है, अभी 4 और 5 कैसे आया? देखो, अगर मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम इज इक्वल टू एच सी एफ या फिर h इंटू ए इंटू बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है एलसीएम का। तो 140 इज इक्वल टू 7 इंटू ए इंटू बी, ये आ जाएगा। देखो, एक फॉर्मूला और होता है कि जो एलसीएम हो जाता है वो हो जाता है एच सी एफ इंटू ए इंटू बी। तो मेरे को 140 दे रखा है, ये मेरे को 7 दे रखा है, ये इंटू ए इंटू बी। तो मेरे को पता है कि ये जब इससे डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 20। ठीक है, तो 20 कैसे मैं बना सकती हूँ? तो जिसके 7 और 5 जैसे ऐसे बना सकते हैं ना, और जो उसका जो है नंबर वो 20 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो 35 भी आ रहा है, तो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो बस फिर अब उसको h इंटू ए और h इंटू बी में डाल दो, ए और बी की वैल्यू, तो आपको बस दो नंबर आ जाएंगे, उनका सम कर देना, बस ये क्वेश्चन था। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी बहुत मैंने मैराथन बना दी हैं, अरिथमेटिक की बना दी है। मेरे को ये जो चीज़ें जो हमने टॉपिक्स नहीं किए थे ना, उसकी एक बनानी थी बस, तो मैंने बना दी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो अभी जाइए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जिनको ज़रूरत है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।